डिसाइड करता है वैसा। एक क्वेश्चन 5 या 6 नंबर 100% पेपर में आएगा। 4th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। नाम है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार फोकस कर रहा हूं मैं। पहले मेरी एक बात समझ लीजिए, मेरे हाथ में जो लग रहा है ना, ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब सरफेस है। अब मेरे हाथ में 2 प्लेन है, ठीक है। अब मेरे हाथ में 3 प्लेन है, ठीक है। ये 3 प्लेन है अलग अलग, ठीक है। 3 प्लेन है अलग अलग, ठीक है। आप प्लेन का मतलब सरफेस ही समझ लीजिए, होता नहीं है वैसे, समझ लीजिए आप। अब मेरे हाथ में ये 4 प्लेन है, देखिए ये सब अलग अलग प्लेन है मेरे हाथ में। पेपर नहीं है ना, प्लेन मानिए कि ये अलग अलग प्लेन है। और मान लीजिए ये प्लेन आपको जितना दिखाई दे रहा है ना, उतना छोटा सा ये प्लेन नहीं है। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इसकी ब्रेथ इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का प्लेन है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लेंथ और ब्रेथ का प्लेन मेरे हाथ में है, पहले आप ये बात समझिए, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो फाइनाइट लेंथ की नहीं होती, ठीक है। लीनियर इक्वेशन फाइनाइट लेंथ की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है 3 वेरिएबल में। वो काय की इक्वेशन है? वो इक्वेशन है प्लेन की इक्वेशन है, ठीक है ना साहब। अब मेरी आप एक बात समझिए, ये मेरे हाथ में एक प्लेन है, ये मेरे हाथ में दूसरा प्लेन है, ठीक है ना साहब। या फिर ऐसे मानिए, डस्टर उठा लेता हूं मैं 2। देखिए ये मेरे हाथ में एक प्लेन है, ये मेरे हाथ में दूसरा प्लेन है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे से इस तरीके से मैंने जोड़ दिए, है ना भाई। ये 2 प्लेन मैंने एक दूसरे से इस तरीके से जोड़ दिए। 1 सेकंड रुकिए आप, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है साहब। ये दोनों प्लेन मैंने एक दूसरे से इस तरीके से ऐसे करके जोड़ दिए हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को। और ये तीसरा प्लेन मैंने इनमें यहां लगा दिया इस तरीके से। अब मेरे पास प्लेन कितने हैं, जरा बोल के बताओ कितने प्लेन है मेरे पास? 3 प्लेन है, ठीक है। और 3 प्लेन, मुझे आप एक बात बताओ, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं तीनों प्लेन्स के? इन तीनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? तीनों प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 नहीं है। ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक पॉइंट नहीं है कोई भाई। ये पूरी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन। बताओ, ये पूरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो कितने सारे प्लेन्स, कितने सारे पॉइंट्स पे लाइन, कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों प्लेन्स के? इनफाइनाइट इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। पहले आप समझिए। अब मेरे हाथ में ये 3 प्लेन हैं, एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा। मान लीजिए ये 3 प्लेन मेरे हाथ में है, ठीक है। और एक प्लेन ये रहा, ठीक है, ये रहा एक प्लेन। अब मुझे बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक भी नहीं, ठीक है। अब देखिए मेरे हाथ में एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, ठीक है साहब। एक ये प्लेन है मेरे हाथ में, एक ये प्लेन है। 2 प्लेन हो गए, ठीक है ना साहब। 2 प्लेन हो गए। और देखिए ये रहा तीसरा प्लेन, ठीक है। तीसरा प्लेन ये रहा। अब बताइए कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 1। मतलब मैंने आपको 2 बातें बताई दुनिया में। मैं एक बार 10th का थोड़ा रिवाइज करा देता हूं आपको। 10th में आपने 2 तरीके की लाइन सीखी थी, एक कंसिस्टेंट और दूसरी सीखी थी इनकंसिस्टेंट, ठीक है साहब। एक कंसिस्टेंट और दूसरी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। एक कंसिस्टेंट और दूसरी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता था? कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता था भाई? मिनिमम, क्या होता था बोलो? मिनिमम 1 सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन होता था कंसिस्टेंट लाइंस का। इनकंसिस्टेंट में क्या होता था? इनकंसिस्टेंट में होते थे नो सॉल्यूशन। तो 10th क्लास में हम एक तो यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशंस को इसमें रखते थे, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरी रखते थे मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इन दो इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट वाले पार्ट में रखते थे और इनकंसिस्टेंट में हम रखते थे पैरेलल लाइंस, इसमें रखते थे साहब हम पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ये बात हम 10th क्लास में सीख चुके हैं, ये बात हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनते रहिएगा, ध्यान से। विशेष गौर तो यहां देने की बात है, अगर आपसे ये कहे दो इक्वेशन दे दे आपको और ये कहे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं और ऑप्शन दे दे आपको एक, पहला ऑप्शन दे एक सॉल्यूशन है, दूसरा दे दो सॉल्यूशन है, तीसरा दे तीन सॉल्यूशन है, चौथा दे मैनी सॉल्यूशन है, तो एक बात ध्यान रखिए, किसी लाइन के दो और तीन सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, या तो एक सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, मिनिमम वन का मतलब 2 सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 2 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, या तो एक होगा या मैनी होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट होंगे, पहली बात ये है। ठीक है, दूसरी बात हमने 10th क्लास में जो पढ़ी है उसे थोड़ा सा 11th क्लास से रिलेट करते हैं अब। और मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन पढ़ी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरी इक्वेशन पढ़ी साहब a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये इक्वेशन पढ़ी और हम जब पढ़ते थे ना, क्या ये देखते थे हम कि साहब, एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखते थे हम कि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करते थे, हम करते थे दोनों इक्वेशन, दोनों लाइंस की स्लोप निकालते थे और स्लोप में उसी के हिसाब से रख देते हैं। ठीक है, स्लोप निकालें तो पहली वाली की स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस के a अपॉन बी, भाई माइनस के a1 अपॉन b1, और दूसरी वाली लाइन की क्या हो जाएगी, जैसे मानते हैं m1। ठीक है, और दूसरी लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन की स्लोप हो जाएगी m2 इज इक्वल टू माइनस का a2 अपॉन b2, ये दूसरी लाइन की स्लोप हो गई। अब अगर ये बराबर हैं a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, तो इसका मतलब लाइन की स्लोप बराबर है। और स्लोप बराबर कब होती है, जब लाइन पैरेलल होती है। अगर a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 है, या a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है, इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो लाइन्स कैसी कहलाती थी, के साथ दोनों की स्लोप इक्वल है, बराबर नहीं हो भले ही c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो लाइंस कैसी होती थी, लाइन होती थी, दोनों लाइन कैसी होती थी, दोनों लाइन हो जाती थी पैरेलल। अगर यहां पे आ जाए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन कैसी हो जाती थी, लाइन हो जाती थी, कैसी हो जाती थी भाई, इस कंडीशन में लाइन कोइंसिडेंट लाइन हो जाती थी, एक के ऊपर एक लाइन आ जाती थी। लेकिन अगर कोई कहे a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2, तो लाइन कैसी हो जाएंगी, लाइन हो जाएंगी यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। भाई अगर स्लोप बराबर नहीं है, एक लाइन ऐसी है एक लाइन ऐसी है, तो इनफाइनाइट लेंथ पे कहीं ना कहीं जाके तो वो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अब आप लोगों ने जो 3D थी 11th की, उसमें थोड़ा बहुत ये तो जान ही लिया था कि ये जो इक्वेशन है ये प्लेन की इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसे लिखते हैं c1z इज इक्वल टू d1, ऐसे लिखते हैं इसे। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है ना साहब, ये इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशंस हैं ये। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन काय की हैं, लाइन की इक्वेशन है तीनों, पहली दूसरी तीसरी। जब तीनों इक्वेशन लाइन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। कंसिस्टेंट जब 2 लाइन या 2-3 लाइन या जो भी है, 3 प्लेन हो जाएंगे फिर तो वो। अब प्लेन की इक्वेशन है ये सभी जो इक्वेशंस हैं, ये काय की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है प्लेन की तीनों। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि एक प्लेन ये है मेरे पास, एक प्लेन ये है, और एक प्लेन इन दोनों के बीच में आ जाए, एक प्लेन इन दोनों के बीच में आ गया, ये प्लेन आ गई साहब, 3 प्लेन आ गए। ठीक है, ठीक है ना साहब, ये 3 प्लेन आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों प्लेन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, दिखाई दे रहे हैं। अब ये तीनों प्लेन, जो तीनों प्लेन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं इनके, तीनों प्लेन्स के, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। तो कौन सी कंडीशन, कौन से उसमें आएगी, कंसिस्टेंट का इनकंसिस्टेंट, कहां जाएगा ये कंसिस्टेंट में आएगा कि इनकंसिस्टेंट में आएगा, ये वाली कंडीशन। बिल्कुल कंसिस्टेंट में आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में कम से कम एक भी सॉल्यूशन हो तो वो कंसिस्टेंट में आएगा। ठीक है, अच्छा अगर 1 सॉल्यूशन हो, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जैसे ये इस तरीके से लेकर के बताए थे, ऐसे
ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ठीक है, और ये यहीं पे ये तीसरा प्लेन है, ये लग गया यहाँ तीसरा प्लेन। अब ये कैसी है? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट में तो कट कर रही है ये, हाँ बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अब देखिए अब इनकंसिस्टेंट में कौन सी आएंगी, इनकंसिस्टेंट में कौन से प्लेन आएंगे, देखिए बताना मुझे, इनकंसिस्टेंट में कौन से प्लेन आएंगे। देखिए एक ये प्लेन है, ठीक है, एक ये प्लेन आपको दिख रहा है, एक ये प्लेन है, ये पीछे वाला प्लेन, ठीक है, और एक ये प्लेन है, ठीक है, ये तीनों प्लेन है इस तरीके से, ये रहे साहब तीनों प्लेन, मैं दिखा देता हूं आपको, तीनों अब दिख जाएंगे, ठीक है, ये 3 प्लेन है। तो अब ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या अभी इनकंसिस्टेंट है? बताओ मुझे, क्या अभी इनकंसिस्टेंट है? कितने पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं ये? इनफाइनाइट। तो कंसिस्टेंट में आएगा कि इनकंसिस्टेंट में आएगा? मोर देन 1 होता है ना इनफाइनाइट, तो मिनिमम 1 और मोर देन 1, तो काय में आ जाएगा? कंसिस्टेंट में, कंसिस्टेंट में। अच्छा देखिए इनकंसिस्टेंट का देखिए, ये एक प्लेन है आपको दिख रहा है, ये दूसरा प्लेन है आपको दिख रहा है ना, दूसरा प्लेन दिख रहा है ना, और ये तीसरा प्लेन आपको दिख रहा है। क्या तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं कर रही। तो कौन से में आ जाएंगे ये? कौन से में आ जाएंगे ये? इनकंसिस्टेंट में आ जाएंगे, क्योंकि अब ये एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे। देखिए अब दिखेगा आपको, ये 1 मिनट, ये अब दिख गया होगा, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे, तो काय में आ जाएंगे? इनकंसिस्टेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और प्लेन्स की ही इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, ये जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना हम, ये प्लेन्स की ही इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब मुझे आपको कोई चीज याद ना करानी पड़े, रट्टा नहीं मरवाना पड़े, उसके लिए एक बात समझ लीजिए। मैंने अभी आपको 2 वेरिएबल की इक्वेशन का एग्जांपल दिया कि साहब ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, इसका एग्जांपल देखिए और इससे सोचिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, इसमें ज्यादा पचड़े में हम लोग नहीं पढ़ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन है अगर इस तरीके की, तो इसका मीनिंग ये है कि साहब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक भी 0 नहीं है, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने ना, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। ये एक नॉन होमोजेनियस होने की वजह से, ये तो दोनों होमोजेनियस हैं लेकिन ये नॉन होमोजेनियस है, तो पूरा हम इसे नॉन होमोजेनियस नहीं काउंट करेंगे। अच्छा साहब अब आ जाइए कि अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि डिटर्मिनेंट डी किसे कहेंगे, तो 1 मिनट आप सुन लीजिए, समझ लीजिएगा, 1 सेकंड आप समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, बड़े ध्यान से देखिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 है। तो गौर से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से, बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार। जो d की वैल्यू होगी ना साहब, जो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी? d की वैल्यू होगी a1, गौर से, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। D1 की वैल्यू पूछे, D1 की वैल्यू क्या होगी? मतलब इसी के कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनेगी जिसे हम D कहेंगे, ठीक है। अच्छा साहब अगर आपसे पूछे D1 की वैल्यू क्या होगी, तो गौर से सुनिएगा, D1 की जगह पे जो A1 A2 A3 हैं, इनकी जगह पे ये वाला रख देंगे, D1 D2 D3, ठीक है। D1 D2 और D3, ठीक है साहब। और ये सेम काउंट हो जाएगा, B1 B2 B3, और ये हो जाएगा C1 C2, और ये हो जाएगा C3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ मुझे। अगर D2 की बात करी जाए तो D2 क्या होगा? D2 की जगह पे ये, तो मैं ये कह रहा हूं कि D तो ये ही है, मैंने इसके कोफिशिएंट को लिया, इसके कोफिशिएंट को मैंने D डिटरमिनेंट मान लिया कि ये D डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब मैं D1 के लिए मानूंगा, D1 के लिए मुझे क्या मानना है? D1 के लिए D1 D2 D3 इनको मैंने D1 माना, ठीक है। नहीं आया समझ में भाई? D1 D2 D3 को इसकी जगह पे ले लिया। मैं ये कह रहा हूं, अब मान रहा हूं ना मैं, अब मैं D2 डिटरमिनेंट लिखूंगा मैं, 1 मिनट, x y z की वैल्यू कैसे निकलेगी उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं ना। अब मैं D2 की जब वैल्यू निकालूंगा मैं, तो इसके लिए A1 A2 और A3 को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, है ना।
और इसकी जगह पे B1 B2 B3 की जगह पे क्या लिख दूंगा, D1 D2 D3, ठीक है। और यहां आ जाएगा C1 C2 C3। मुझे पता है आप लोग इसे पहली बार देख रहे हो तो थोड़ी समस्या होगी, ठीक है। मुझे यह भी पता है कि स्कूल में ये बात नहीं दिखाई गई होगी आपको, तो पहली बार देखने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। मैं अभी सारी बातें क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे D3 डिटर्मिनेंट की बात करें तो D3 डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से होगा। कैसे होगा सुनिएगा साहब, A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 और D3, ठीक है। ये D डिटर्मिनेंट और D1 D2 और D3 डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से बनाए जाएंगे। अब आप लोग ना मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे A1 है, यहाँ A2 है, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, मैं एक मैट्रिक्स मान रहा हूं, देखिए, या फिर डिटरमिनेंट ले लिया मैंने इसके सबका, इन सबका जो कोफिशिएंट्स है ना, इन सबका एक डिटरमिनेंट बनाया, उसे कहा मैंने D, ठीक है ना साहब। अब मैं जो B डिटरमिनेंट लेने वाला हूं, दो डिटरमिनेंट और लेने वाला हूं, एक तो मैं लेने वाला हूं X मैट्रिक्स ले लेता हूं यार, X मैट्रिक्स तो मैं इस तरीके से लूंगा X Y Z, लेकिन ये बाद की बात है। और मैं एक मैट्रिक्स ले लूंगा B, और B मैट्रिक्स लूंगा मैं D1 D2 D3, ये बाद की बात है, अभी मैं ये सब बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं यहां नहीं पहुंच रहा, जो NCERT पहुंचा रही है ना हमें, अभी हम वहां नहीं पहुंच रहे। अभी हम देख रहे हैं कि साहब ये डिटरमिनेंट है, इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सिंपली एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं D डिटरमिनेंट में गौर से देखिए x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड नहीं कर सकता क्या? गौर से देखिए, ये है A1x, ये है A2x, ये है A3x, x का डिवाइड किया तो मैंने ये बाहर ले लिया। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, बताओ जल्दी? B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? भाई मैंने x का रो कॉलम 1 में मल्टीप्लाई किया और x का डिवाइड लगा दिया, मामला बात तो बैलेंस ही है ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, बताओ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जब मैंने देखिए D डिटरमिनेंट ये हो गया, यहां इधर आके dx बराबर, अब देखिए मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं C1 बराबर C1 प्लस y इंटू C2 प्लस z इंटू C3, ठीक है। ये ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, है ना साहब। ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2z, ये हो जाएगा A3x प्लस B3y प्लस C3z, और ये तो सेम काउंट होंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। बताओ ये बात समझ में आई? मैंने कॉलम में ऑपरेशन लगाया, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस Y C2 प्लस Z C3। बताओ ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात अभी तक मैंने नहीं करी है। अब बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं फिर से, देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1z काय के बराबर है साहब? D1 के। A2x प्लस B2y प्लस C2z काय के बराबर है साहब? D2 के। A3x प्लस B3y प्लस C3z काय के बराबर है साहब? D3 के। जब मैं यहाँ D1 D2 D3 लिख दूंगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे नहीं कहूंगा dx बराबर D1? dx बराबर D1, बताओ भाई। dx बराबर D1 में लिखूंगा ना, तो x की वैल्यू क्या आई? D1 मतलब डिटरमिनेंट है, ये हमने डिटरमिनेंट सॉल्व करके लिखे हुए हैं, है ना। तो D डिटरमिनेंट ये रहा, है ना, और D1 डिटरमिनेंट ये रहा। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, मैं एक अलग तरीका बता रहा हूं इक्वेशन को सॉल्व करने का, जब मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया dx बराबर D1, तो x बराबर D1 अपॉन D नहीं आ गया क्या? D1 अपॉन D नहीं आ गया क्या? फिर तो y बराबर D2 अपॉन D आ जाएगा, फिर तो z बराबर D3 अपॉन D आ जाएगा। ये x y z की वैल्यूज हो जाएंगी, इसे कहते हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ठीक है। कोई 3 इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, मुझे क्या एग्जाम में तो मेथड से हाथ भी नहीं लगाना जो समझा रहा हूं। हाँ जी, ठीक है। एग्जाम में तो मेथड से हाथ भी नहीं लगाना जो समझा रहा हूं, है मैट्रिक्स मेथड ही,
लेकिन एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात पूरी समझ लीजिए। मैंने इतनी बड़ी रामायण क्यों लिखी है? मैं कह रहा हूँ एग्जाम में, पेपर में, बोर्ड में ऐसे नहीं सॉल्व करना, और आपसे ये कह रहा हूँ कि जो राजस्थान बोर्ड है ना, उसकी किताब में पहले हुआ करता था क्रैमर रूल, शायद अब भी आ गया है, एक बार एनसीईआरटी लागू हुई थी फिर दोबारा से आ गया है, तो क्रैमर रूल हुआ करता था, अब भी वहां पे है, ठीक है। कंपटीशन की दुनिया में तो ऐसे ही प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ इसी से सारे सवाल सॉल्व होंगे, इसी से पता चलता है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का, सब सारा कुछ इसी से पता चलता है। अब मैं आपसे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? उसका रीजन ये है कि दो बातें आपके सामने आएंगी। पहले आप ये बात समझ गए ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये बात समझ गए ना। मैं आपसे ये बता रहा हूं, जब मैं आपको ये बताऊंगा ना कि ए डिटर्मिनेंट 0 हो गया और मैंने कह दिया कि दो तरह के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, फिर आप ये पूछो सर ऐसा क्यों हो गया, तो मैं तब आपको ये बात बताऊंगा कि ऐसा यहां से हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग। तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा यहां से हो गया, ये यहां से निकला है, ये यहां से बन के आया है, ठीक है। ये तो एज अ डेरिवेशन मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब सुनिए नई बात, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट नहीं लगेगी आपको इस तरीके से मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, 1 मिनट नहीं लगेगी। अभी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, 1 सेकंड नहीं लगेगी, देखना। क्योंकि अब हमारे पास फॉर्मूले हैं, x बराबर d1/d, y बराबर d2/d, z बराबर d3/d। फॉर्मूले हैं अब हमारे पास, इनका सीधा यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे इनका। फॉर्मूले बना लिए हैं हमने, ठीक है। और मैं आपको ये बात याद नहीं कराना चाहता था कि आप इसे याद करो, क्योंकि याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो क्रैमर ने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया था। क्वेश्चन है साहब x प्लस, उससे पहले 1 मिनट मैं आपको ये बात और बता देना चाहता हूं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और एक है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है साहब, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई मुझे बताएगा कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दीज टू इक्वेशंस हैव? कितने सॉल्यूशंस होंगे दोनों इक्वेशंस के? बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन मुझे निकाल के बता सकता है? सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के कोई मुझे बता दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, तुम कह रही हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, वो तो तुम ये बता रहे हो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इसमें है, इसलिए c1/c2 इसमें है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल 10th का नहीं है, मेरा सवाल 12th के बच्चे से है। क्या आप सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल के मुझे दिखा सकते हो? सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? देखो मैं दिखाता हूं, x इज इक्वल टू t लिया मैंने, है ना, x इज इक्वल टू टी लिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू टी लगाया मैंने यहां, तो y की वैल्यू आ गई 2 माइनस टी। x की वैल्यू t है, y की वैल्यू 2 माइनस टी है, वेयर t बिलोंग्स टू r। t एक रियल नंबर है, मेरी गारंटी है मैंने सारे के सारे रियल नंबर इनफाइनाइट जो है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मुझे दिखा दिए। बताओ सेटिस्फाइड हो या नहीं हो इस बात से? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके सामने है भाई। t की वैल्यू 1 ले लीजिए, x की वैल्यू, हाँ 1 मिनट दोबारा देख लीजिए, थोड़ी सी नहीं पचेगी बात। देखिए ये एक इक्वेशन है ना, ये दूसरी इक्वेशन है। मेरा आपसे सवाल था कि सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप मुझे निकाल के दिखा दो, सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप मुझे निकाल के दिखा दो। तो आपने क्या किया, आपने कहा सर x की वैल्यू t ले लीजिए, तो मैंने x की वैल्यू t रखी, ठीक है, x की वैल्यू t रखी, तो x की वैल्यू t रखने पे y की जो वैल्यू आई, y की वैल्यू आई भाई यहाँ t प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी आई। वेयर t क्या है? t इज एनी रियल नंबर, मतलब t कैन बी 1, अगर ये 1 है तो ये आ गया 1, y इज इक्वल टू 1 1, जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 लेंगे तो 2, t की वैल्यू 2 लेंगे तो 0, 2,0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब मैंने सारे के सारे इनफाइनाइट रियल नंबर आपके सामने रख दिए, सॉरी सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मैंने आपके सामने रख दिए, क्या लेकर के? t बिलोंग्स टू r लेकर के। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है कोई, ये x की वैल्यू t है, वेयर t इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज 0.1 0.2 0.3 √2 √5 रियल नंबर r। ये भी क्या है? 2 माइनस टी, क्योंकि t रियल नंबर है तो x और y के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके सामने निकल के आ गए।
एक बात मैंने आपको शुरुआत में बताई है, फिर से बता रहा हूं, कोई ये कहे, एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया था, मेंस का कंपटीशन था, आईआईटी मेंस का, मैं पेपर पढ़ रहा था, ऑप्शन थे कि दीज लीनियर इक्वेशंस, 3 लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, हैव 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन था मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और आप लोग, क्योंकि भाई मेंस का पेपर है तो बच्चों के दिमाग में रहता है अरे यार पता नहीं कितना कठिन पेपर है, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने 2 सॉल्यूशन उस पर टिक कर दिया। ठीक है, अगर वो 2 सॉल्यूशन किसी बच्चे ने टिक किया है ना, अगर वो 2 सॉल्यूशन किसी बच्चे ने टिक किया है, तो भाई लाइन में 2 सॉल्यूशन कहां से हो गए? ये मेरे पास 2 प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। ठीक है, अगर ये टकरा गए मान लो, है ना, टकरा गए, तो या तो ये इनफाइनाइट टाइम्स टकराएंगे, देखिए ये तो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स टकराएंगे, या फिर एक बार टकराएंगे, एक बार, देखिए ये एक पॉइंट पे। ऐसा तो है नहीं कि 2 पॉइंट्स पे टकरा जाए, 2 पॉइंट्स पे कैसे टकराए? प्लेन ऐसा हो सकता है, प्लेन टेढ़े मेढ़े हो तो 2 पॉइंट्स पे टकराए, वो प्लेन नहीं होता, कर्व होता है, फिर ऐसा कैसे संभव है? ठीक है, कंफ्यूजन वो इस वजह से होता है, कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ाते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट 2 बातें, कंसिस्टेंट मिनिमम 1 सॉल्यूशन। अरे भाई कंसिस्टेंट का मतलब या तो एक या इनफाइनाइट, सिंपल 2 ही बातें होंगी, तीसरी कोई बात नहीं होगी। 3y + 7z इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2x - 3y + z इज इक्वल टू 15। x + y + z इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये है। पहले आप d बनाइए, तो d बना लोगे सब लोग, d बराबर क्या आ जाएगी? डिटर्मिनेंट आ जाएगा साहब 5 2 1, 3 - 3 1, 7 1 1। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इधर 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 लिख दिए, तो ये बन गया डी की वैल्यू कितनी आ गई? कोई मुझे वैल्यू निकाल के बताए फटाफट, जल्दी से जल्दी वैल्यू निकाल के बताए कोई मुझे, डी की वैल्यू कितनी आ गई? D1 जो बनेगा, आप लोग इसकी वैल्यू निकालिए, तब तक मैं D1 बनाता हूं। D1 में क्या होगा, ये पहला वाला चेंज हो जाएगा, पहले वाले की जगह ये आ जाएंगे 2 15 3, 2 15 3। ठीक है, पहले चेक कर लीजिए नॉन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है नॉन जीरो ही आएगा। ठीक है, कितनी आ गई? 12 है, शाबाश, बहुत जल्दी निकालिए। क्या ये सही है भाई? 12। स्पीड बढ़ाओ अपनी थोड़ी सी। ये है 3, ये है -3 और ये है 1, ये है 7, ये है 1, ये है 1। ठीक है, इसकी निकालिए D1 की फटाफट, D2 की निकालिए, जल्दी निकालिए, और भी निकालिए सब लोग। D2 का मतलब ये दूसरी वाली चेंज होगी। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1। D2 का मतलब दूसरी बारी बदलेगी, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, और ये तो सेम ही रहेगा 7 1 1। फिलहाल तो आप D1 की वैल्यू निकाल दीजिए मुझे, और D2 की वैल्यू निकाल दीजिए। 5 -5 है ना, तो जो भी फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपकी वैल्यू सही है ना, अगर आपकी वैल्यू सही है, तो जो भी फॉर्मूला है हमारा D1/D x की वैल्यू आ जाएगी, D2/D y की वैल्यू आ जाएगी, D3/D z की वैल्यू आ जाएगी। ये है मेथड। ठीक है, लेकिन ट्रिक तो मैं बाद में बताऊंगा इसकी, कि तीनों इक्वेशन सॉल्व करने की एक ही बार में क्या ट्रिक है ना, वो तो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या ट्रिक हो सकती है तीनों इक्वेशन सॉल्व करने की। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हमें करना है। क्रैमर रूल, ये -83 है। जो भी हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे वो समझिए, कि x की वैल्यू जो निकलेगी वो D1/D करके निकलेगी, y की वैल्यू D2/D करके निकलेगी, z की वैल्यू D3/D करके निकलेगी। आंसर सही है या नहीं है, इस बात को चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और वो 2 के इक्वल आ गई तो इक्वेशन आंसर हमारे सही है। ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इनकी तो वैल्यू है, यही तो है x y z के वेरिएबल। ठीक है, यहां से वैल्यू निकलेगी। क्रैमर रूल अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में तो होना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और सीबीएसई का सिलेबस भी कोई स्पेशल तरीके से नहीं कहता कि क्रैमर रूल से आपको क्वेश्चन करना है, या ये भी नहीं कहते वो कि क्रैमर रूल से नहीं करना है, वो तो ये कहते हैं फाइंड द इक्वेशन सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। और एनसीईआरटी में मैट्रिक्स मेथड इसे नहीं बताया गया, दूसरे मेथड को मैट्रिक्स मेथड बताया गया है। ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, इसके बारे में आप रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी के 6वें 7वें 8वें सवाल जो दूसरे पार्ट के क्वेश्चन है ना, उन्हें सभी को इस तरीके से इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कल बात करेंगे 5 नंबर का सवाल बोर्ड में
में 100%, 100%, 100%, ठीक है। आना ही आना है 5 नंबर का। अगर 6 का कर दिया, पिछली बार में 6 का आता था, अगर 6 का कर दिया तो 6 का आएगा, 5 का कर दिया तो 5 का आएगा। बड़ा सवाल एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा 100।